5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और ये है द लल्लन टॉप का रोजाना आर्थिक मामलों का बुलेटिन खर्चा पानी। खर्चा पानी में हम बहुत सारी चीजों के बारे में बातचीत करते हैं। अब तो 15 दिन की दूरी पे बजट आने वाला है, तो उस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, बहुत सारे सुझाव आ रहे हैं वित्त मंत्रालय को। धीरे धीरे हम उस पर भी आएंगे, उस पर बातचीत करेंगे। और आज नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं उनका एक वक्तव्य है, उस पर थोड़ी बातचीत है। फेसबुक को एक भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पे बातचीत है। और इन सब पे बातचीत करने के लिए आज हैं हमारे आज के गेस्ट उदित मिश्रा, इंडियन एक्सप्रेस से। नमस्ते उदित, कैसे हैं? नमस्कार, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और मैं यात्रा पे था, यूपी की यात्रा वगैरह पे था और वहां से लौटा हूँ और खर्चा पानी को फिर से समझ रहा हूँ, फिर से बातचीत करने की कोशिश। बढ़िया। तो उदित जी, 2-3 चीजें हैं आज के हमारे एजेंडे में। एक तो जो राजीव कुमार जी हैं, वाइस चेयरमैन नीति आयोग के, उन्होंने इनइक्विटेबल ग्रोथ की बात की है, तो हम इस पे थोड़ी बातचीत करेंगे। इसके बाद फेसबुक पर ब्रिटेन में एक बड़ा लॉसूट है और वो काफी बड़ी सुर्खी है फेसबुक के इस लॉसूट को लेकर, वो है। और एक आध छोटी खबरें बाद में समय बचेगा तो हम करेंगे। तो हम सबसे पहले हम राजीव कुमार जी वाले मुद्दे पे बातचीत करते हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, उन्होंने कहा है कि देश को ऐसा आर्थिक विकास चाहिए जिसमें सबकी हिस्सेदारी हो, वरना असमानता से समाज में अस्थिरता आएगी। वो इनइक्विटेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो चीज कही है वो काफी रोचक है कि हमारा लोकतंत्र के शेप्ड ग्रोथ की इजाजत नहीं देता है। वो एक भारत सरकार का वी शेप ग्रोथ और इकोनॉमिस्ट का के शेप ग्रोथ का जो एक टसल है, उसको उन्होंने एड्रेस किया है। और जो हम अतीत में देखते रहे हैं, के शेप ग्रोथ यानी समाज का एक वर्ग तो विकसित होता रहे और दूसरा जो है और नीचे जाता रहे। चेतावनी दी कि अगर हमने इनइक्विटेबल ग्रोथ हासिल करने के रास्ते नहीं तलाशे तो देश में बढ़ती असमानता आज नहीं तो कल बहुत सारी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। मतलब वो बॉम्बे चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक इवेंट में थे, तो वहां पर ये बातचीत कर रहे थे। उदित जी, किस इनइक्विटेबल ग्रोथ की बात कर रहे हैं, किस असमानता की बात कर रहे हैं, किस एनोमली को वो बार बार एड्रेस करना चाह रहे हैं इस पूरी बातचीत में? देखिए, नॉर्मली हम लोग जब बात करते हैं ग्रोथ की, तो मतलब लिटरेचर में जब बात करते हैं, इकोनॉमिक्स में जब बात करते हैं, तो ग्रोथ अब अपने आप में बड़ी अच्छी चीज है, होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स को कोशिश करनी चाहिए ग्रोथ लाने की। लेकिन जब हम अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, अपनी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि जो प्रोसेसेस होती हैं जिनसे ग्रोथ होती है, वो अक्सर इनइक्वालिटीज बढ़ा देती है, क्योंकि ग्रोथ में विनर्स होते हैं और लूजर्स होते हैं। और हमारी जैसी कंट्री में जहां पे बहुत ऐसा वर्ग है जिसके पास ना पढ़ाई है, ना हेल्थ है, ना एबिलिटी है उस ग्रोथ प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए, वो हिस्सा, और वो बड़ा हिस्सा होगा जो पीछे रह जाएगा। तो एविडेंस ये दिखा रहा है कि वो पीरियड जब हमारी ग्रोथ बड़ी धीमी थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला करते थे, 3-4% से कम पे ग्रो कर रहे थे 50, 60, 70 के दशक में, तब इनइक्वालिटीज कम थी। और फिर जब 80, 90 के दशक से जब वो लिबरलाइजेशन और ग्रोथ के लिए हमने अपने सेक्टर्स खोलने शुरू करे, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम करा, प्राइवेट सेक्टर को और फ्रीडम दी कि अच्छा आप ग्रो करना चाहें तो ग्रो करिए, तो इनइक्वालिटीज बढ़ गई। अब दोनों चीजें हुई, एक तो पॉवर्टी कम हुई है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा सब नुकसान ही नुकसान हुआ है ग्रोथ के आने से। पॉवर्टी डेफिनेटली कम हुई है, एब्जेक्ट पॉवर्टी जो थी वो कम हुई है, ऑल्दो हाल फिलहाल के 5-10 साल में पॉवर्टी भी बढ़ी है क्योंकि हमारी ग्रोथ धीमी पड़ गई। लेकिन इनइक्वालिटी एक ऐसी चीज है जो लगातार बढ़ती जा रही, और इंडिया जो है अब दुनिया के सबसे ज्यादा अनइक्वल देशों में माना जाता है। अभी लिसनर्स और व्यूअर्स याद करेंगे, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आई थी दिसंबर में, और उसने बोला था, उसमें बड़े चौंकाने वाले आंकड़े थे
एक लेवल पे उन्होंने कहा था कि इंडिया इज अ पुअर एंड अनइक्वल कंट्री विद एन एफ्लुएंट इलीट। जी। हाँ, और बताया था कि टॉप 10% जो हमारे यहाँ की पॉपुलेशन है, वो 57% नेशनल इनकम उसके हाथ में है, और जो बॉटम 50% है उसके पास सिर्फ 13% नेशनल इनकम है। तो इनइक्वालिटी बड़ी मैसिवली हमारे यहाँ हो रही है और वो बढ़ती जा रही है। और जो कोविड वाला जो पूरा घटना चक्र बीता है, उसमें वो चीज और बढ़ गई है। उसमें यही हुआ है कि जिसके पास पैसा था, जिन फर्म्स के पास पैसा था, जिस आदमी के पास पैसा था, वो सरवाइव कर पाया इस फेज को। जिसके पास नहीं था, उसकी दुकान बंद हो गई, उसका बिजनेस बंद हो गया, बच्चों की पढ़ाई और आय के जो संसाधन थे वो कम हो गए, तो वो चीज उनके लिए बढ़ गई। आपको याद होगा कि जब यूपीए के टाइम में हम लोग बात करते थे तो एक फ्रेज ग्रोथ के साथ हमेशा लगा रहता था, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ। अब रीजन ये है कि इंडिया में ग्रोथ बोलने से बात नहीं चलेगी, और राजीव जी जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ का माला जपने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि सिर्फ ग्रोथ ग्रोथ करेंगे तो बहुत मैसिव इनइक्वालिटीज हो जाएंगी इंडिया जैसी, जो हमारा परिप्रेक्ष्य जो है, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है। हमें जरूरत है इंक्लूसिव ग्रोथ की, क्योंकि वो नहीं हुआ तो सोशल अनरेस्ट होगा बहुत मैसिव। और सोशल अनरेस्ट सिर्फ इस आर्थिक कारणों से नहीं होगा कि सिर्फ आर्थिक है, क्योंकि जो जो इनइक्वालिटीज हैं इंडिया में, ये हम लोग पहले डिस्कशन कर भी चुके हैं कि कास्ट और कम्युनल लाइंस पे भी इनइक्वालिटीज हैं। कुछ लोग हैं जो कास्ट की वजह से पीछे थे और वो पीछे होते जा रहे हैं, ऑन आर्थिक काउंट पे भी पीछे होते जा रहे हैं उसी वजह से। तो ऐसे बहुत सारी रीजंस हैं इंडिया में जब ग्रोथ होती है, कि जो अगर आप अच्छे कास्ट से हैं, अच्छी पढ़ाई मिली, अच्छी जगह नौकरी मिली और आप पैसा ज्यादा कमाने लग गए, तो वो ग्रोथ प्रोसेस आपको ज्यादा फायदा कर रही है बनस्पत उसके जो कहीं पिछड़ी जाति में है या कहीं आर्थिक मामले में पीछे रह गया है। तो ये जो राजीव जी ने बात करी है, ये बेसिकली बात वापस घूम फिर के इस बात को मानना है कि हमें इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, सिर्फ ग्रोथ से बात नहीं बनेगी। और इंक्लूसिव ग्रोथ करने के सबसे बड़ा जरिया इंक्लूसिव ग्रोथ करने का गवर्नमेंट होती है। मैं उसी पे आ ही रहा था कि ठीक है साहब, आपने ये तो बता दिया कि पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई कराएगा कौन? मतलब हमको किताब क्या पढ़नी है ये तो बताइए, या हमको हर्फ क्या लिखने हैं, हमको कलम कौन सी उठानी है, कलम पकड़ते कैसे हैं वो तो बताइए। वहां पर सारी बात आके टिक जा रही है कि हम अगर कॉरपोरेट पुश कर रहे हैं, लोन पुश कर रहे हैं, तो हमको पता है मध्य वर्ग या उच्च मध्य वर्ग को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन मध्य वर्ग के नीचे की जब बात आती है, जो तबका वो था जो लॉकडाउन में सड़क से अपने घर की ओर यात्रा कर रहा था, जो तबका वो है जो इस समय फ्री राशन कोटे से पा रहा है। मतलब मैं अगर साफ कहूं, ग्रोथ के जो इंडिफरेंस की बात मैं और उदित जी आप लोग कर रहे हैं, तो इसमें मुझे एक चीज कहनी है कि मैं भी फील्ड में था। मुझे कई सारे लोगों ने कहा कि हमें फ्री राशन मिल रहा है और हमें कोटे से राशन 5 किलो फ्री मिलता है एक प्रति व्यक्ति हर महीने। ठीक है, ये सरकारी जिम्मेदारी है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा पैमाना है। इस देश के लोगों को की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उन्हें फ्री में ना बांटा जाए, वो कंजम्पशन के मॉडल में शामिल हों ज्यादा से ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। और उस तरीके से मुझे ख्याल से ग्रोथ के पूरे मॉडल को वहां पे एड्रेस करना होगा। तो वही कि लिखें कैसे, कलम कैसे पकड़े। उदित जी। तो इसमें ये बहुत आपने अपने मुद्दे की बात पकड़ी है। जब मैंने कहा कि गवर्नमेंट का रोल, तो गवर्नमेंट का रोल होना तो जरूरी है, ये तो मान लिया, सब लोगों ने मान लिया कि वो जरूरी है, लेकिन वो गवर्नमेंट का रोल क्या हो। अब दिक्कत ये आ रही है कि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि चीफ मिनिस्टर्स अपॉन चीफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर ये बोल रहे हैं हमने 15 करोड़ को ये दिया, 80 करोड़ को वो दिया, और उसे अपना एक अचीवमेंट के हिसाब से बता रहे हैं। जबकि आपको ये सारे डेटा मिलने से ये समझ में आना चाहिए कि इकोनॉमी की हालत कितनी खस्ता है कि इतने लोगों को देना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। और आपकी बात बिल्कुल सही है। तो दो तरीके से गवर्नमेंट, जब हम कहते हैं कि वो इंक्लूसिव ग्रोथ या ग्रोथ विद बाय रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज वाला जो एलिमेंट है,
वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो ये है कि जो लोग बिल्कुल ही एब्जेक्ट पॉवर्टी में हैं, उन्हें आप कुछ खाने को पीने को दें, उतनी तो बात समझ में आती है। लेकिन दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, पढ़ाई और स्कूल। ये दो बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स हैं। अब मैं पिछली बारी भी शायद बोला था, पिछले बजट में हेल्थ बजट जो है वो 10% कम कर दिया गया था। तो मेरी उम्मीद है कि इस बारी कम से कम वो गलती नहीं होगी और हेल्थ बजट बढ़ाया जाएगा। हमारी कंट्री के बच्चे वन ऑफ द मोस्ट मेलनरिश्ड बच्चे हैं दुनिया में, और हम बच्चों का डेटा कलेक्ट करते हैं, हम अक्सर एडोलेसेंट्स का डेटा नहीं कलेक्ट करते। वो जो मेलनरिश्ड बच्चे थे वो 5 साल में मेलनरिश्ड एडोलेसेंट्स होते हैं, वही बच्चियां माएँ बनने लगती हैं 18, 20, 21 साल से, और वो फर्दर एक नई जनरेशन ऑफ मेलनरिश्ड बच्चे पैदा करती हैं। तो एक तो हेल्थ बड़ा ही मैसिव इशू है। इस पे कई पीसेस मैंने लिखे हैं कि लोगों से जब पूछा गया अक्रॉस 2-3 मतलब 2 दशकों में 3 बारी अलग-अलग बारी पूछा गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में आई थिंक पूछा गया था फ्रॉम ऑल इकोनॉमिस्ट, कि अगर आपको एक एक्स अमाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर दिए जाएं और एक चीज पूछी जाए कि इन्वेस्ट करिए, तो किस में करेंगे? तो उन्होंने कहा था हेल्थ में करेंगे, क्योंकि जो आप 1 रुपया आज हेल्थ में लगाते हैं वो आपको बहुत फायदा देता है। आपको पता नहीं चलता है, वो टैंजिबल नहीं है, लेकिन वो बहुत फायदा देता है, क्योंकि उससे जो है जो आपने बात कही ना, इकोनॉमी और ग्रोथ प्रोसेस में आप इन्वॉल्व हो पाते हैं। अदरवाइज आप पिछड़ जाते हैं और फिर नेक्स्ट 5 साल 10 साल बाद वाली गवर्नमेंट को आपको सस्ता खाना देना पड़ेगा, बजाय इसके कि आप ग्रोथ कर रहे होते, आप पढ़ा रहे होते, आप बना रहे होते। इसी तरीके से एजुकेशन पे मैसिव इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, मैसिव, हमें सोचना नहीं चाहिए हमारी जैसी कंट्री को। तो ये दो मूलभूत सुधार होने चाहिए, बिना उसके नहीं हो पाएगा। और मेरे ख्याल से ये सुधार शुरू होंगे तो आज से करीब 8 से 10 साल के भीतर आपको एक ग्रोथ का एक मार्कर दिखना शुरू होगा, सूचकांक आपको उस तरह से उस समय दिखना शुरू होगा कि आप यहाँ खड़े हैं या फला जगह आपको नहीं खड़े हैं, या कंपैरिजन के पॉइंट पे आप तब जाके खड़े होंगे। मेरे ख्याल से एक किंचित लंबी लड़ाई है, दशक भर की लड़ाई है ये थोड़ी सी। हाँ, कम से कम, मतलब देखिए हर साल कहीं पे बोला भी, उसी स्टोरी में शायद उन्होंने बोला है कि इंडिया को 20 साल अभी डबल डिजिट ग्रोथ पे ग्रो करना है। आप आज से 10 साल पहले का प्रणब मुखर्जी का इंटरव्यू उठा लीजिए, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा मुझे लगता है कि 20 साल अभी इंडिया को डबल डिजिट ग्रोथ पे ग्रो करना है। हर फाइनेंस मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर, हर ऐसा पॉलिसी मेकर आके ये बोलता है, सबको मालूम है कि इंडिया को ग्रो करना पड़ेगा डबल डिजिट पे फॉर 10-20 years बिफोर वी हैव इनफ मनी टू एक्चुअली स्पेंड। तो एक तो पैसे की किल्लत वाली बात है कि आप कहां से, तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बननी चाहिए ताकि उसमें इन्वॉल्व हो पाए सोसाइटी और आपके पास पैसा आ पाए कि आप इन्वेस्ट करें। तो एक तो वो चीज है। दूसरा ये कि पिछले 10 साल में तो खासतौर से 8 साल में इस चीज को बहुत निकृष्ट उससे देखा गया कि गवर्नमेंट जो है क्यों लोगों पे खर्च करे। इससे बहुत बड़ी आहत हुई है इस पूरे इंक्लूसिव ग्रोथ वाली चीज को। इनइक्वालिटीज क्यों बढ़ी हैं इसको समझना है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे सरकार में, तो इस नैरेटिव के साथ आए थे कि ये सब पॉलिटिक्स ऑफ डोल है, ये नहीं करना चाहिए। जबकि ये गलत फहमी है, ये समझा नहीं है कि आप अगर हेल्थ या एजुकेशन पे पैसा खर्च करेंगे तो कितना उससे फायदा होगा। वो चीज को सुधारने की जरूरत है। चलिए हम लोग अब अगली स्टोरी की ओर बढ़ा जाए। ब्रिटेन में फेसबुक पर 3.2 अरब डॉलर का मुकदमा है। मेटावर्स इन्होंने बना लिया था और इतना बड़ा मुकदमा है कि आरोप लग गया है कि इन्होंने अपने दबदबे का, अपने मार्केट डोमिनेंस का बेजा इस्तेमाल किया है और 4.5 करोड़ यूजर्स के पर्सनल डेटा को अपने फायदे के लिए भुनाया है। यूजर्स के सामने अनुचित टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए, उनके पर्सनल डेटा को हथिया लिया गया और जमकर कमाई की गई। ब्रिटेन की जो फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी है FCA, उसकी सीनियर एडवाइजर है लीजा गॉम्सन, उन्होंने इसको दायर किया था इस मुकदमे को, और 2015 से 19 के बीच तक का डेटा है इसमें।
और फेसबुक ने इस पे ये कहा है कि हमारी सेवाएं इसलिए लेते हैं लोग कि उनके काम की होती हैं, और इस ऐसे में हमारे प्लेटफॉर्म पर कौन किससे क्या शेयर करता है, इस पर हमारा सार्थक नियंत्रण है। उदित जी, मुझे एक पुरानी बहस याद आती है जो खासकर पिछले 3-4 सालों में काफी ज्यादा प्रगाढ़ हो चुकी है, वो बहस कि डेटा इज अ न्यू करेंसी, डेटा इज अ न्यू एसेट। आप डेटा में जितना इन्वेस्ट करते हैं, आपकी कमाई के जरिए उतने बढ़ सकते हैं। मतलब बड़ी कंपनियां आप डेटा में डील कर रही हैं, सरकारें डेटा के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हैं, उसी के बीच में टहलता हुआ पेगासस चला आता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं, और डेटा डेटा डोमिनेंस जो ऑब्वियसली फेसबुक एक बहुत बड़ा प्लेयर है, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा प्लेयर कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, और उस पर ये लॉ सूट, क्या मानी है इस लॉ सूट के? देखिए, ये कहा जाता है कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है तो आप ही प्रोडक्ट हैं। मतलब आपको अगर फेसबुक और व्हाट्सएप और सब कुछ फ्री मिल रहा है और आप सबसे बात कर पा रहे हैं और सब कुछ हो पा रहा है, आपका पार्टी कर लेते हैं, वीडियो अपनी लाइव कर देते हैं, और आप सोचते हैं सब तो फ्री में हो गया, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। कुछ भी फ्री तो है नहीं पल इस दुनिया में। कोई चीज, देयर इज नो फ्री लंच। कोई ना कोई उससे कुछ फायदा उठा रहा है, कहीं उसे भुना रहा है। सिर्फ बात यह है कि वो चीज उतनी प्रत्यक्ष नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि वो कैसे पैसा कमा रहा है। पेगासस का आपने नाम लिया कुछ समय पहले, कैम्ब्रिज एनालिटिकल का जो एपिसोड हुआ था, कि आपके फेसबुक और आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल को पढ़ के वो इंश्योर करते थे कि कैसे टारगेट करना है आपको एज अ वोटर। और अक्रॉस द वर्ल्ड हुआ, कोई इंडिया की या किसी एक पार्टी का नहीं था, हर तरफ हुआ ये। तो बात समझने की ये है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं, आम जनता, कि जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं, वो किसी और के लिए बड़ा मीनिंगफुल डेटा है। और एक डेटा पॉइंट हो सकता है मीनिंगफुल ना हो, कोई एक चीज कही जाना मीनिंगफुल ना हो, लेकिन जब आप उसे बिग डेटा के स्वरूप में देखते हैं कि उदित मिश्रा ने साल भर में किन चीजों को पसंद किया और किन चीजों को नापसंद किया, तो उदित मिश्रा की एक तस्वीर समझ में आती है। और उससे वो कोई भी कंपनी, 50 कंपनियां अंदाजा लगा सकती हैं कि ये क्या खाना पसंद करते हैं, किस तरह को पिक्चर पसंद करते हैं, इनका इंश्योरेंस रेट क्या हो सकता है, अगर ये पिज्जा ज्यादा खाते हैं तो इनका इंश्योरेंस रेट क्या हो सकता है। फ्रैंकली जोड़ी जा सकती हैं चीजें, और ये एक लेवल पे बड़ा भयावह भी हो सकता है, क्योंकि फिर वो मार्केट इकोनॉमिक्स जो है वो बिल्कुल ही उसे दूसरे लेवल पे ले जा सकता है। और सब आप आपको पता नहीं चलेगा कि कितनी इंफॉर्मेशन जो आपने अलग अलग जगहों पे दी थी वो एक जगह पे कोलेट हो गई। और आधी प्रॉब्लम इसमें ये हर चीज एक जगह कोलेट होने की भी है। देखिए, हम जब किसी परचून की दुकान पे जाते हैं और कहते हैं भैया ये सामान भेज देना, ये नंबर है हमारा, तो उतना बड़ा झमेला नहीं होता, क्योंकि वो परचून का दुकान और दूसरे शहर में परचून की दुकान का कोई तार नहीं जुड़ा है। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप या इन सब तरह की किसी भी कंपनीज में जो बड़ी क्लोज्ड एनवायरनमेंट में चलती हैं, वो आपका सब कुछ जानते हैं, वो आप कब कहाँ क्या क्लिक कर रहे हैं वो सब जानते हैं डेटा। और टर्म्स एंड कंडीशंस, पहली बात तो कोई पढ़ता नहीं है वो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ऐसा नहीं है कि लोग सचमुच में वो 2 पन्ने का या 20 पन्ने का डॉक्यूमेंट पढ़ के कहते हैं हाँ ये मुझे मंजूर है। और अगर वो लेंगे तो अगर आपको उस चीज को इस्तेमाल करना है तो आप उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और पढ़ भी लेंगे तो अब एक्सेप्ट करेंगे ही, आई एग्री आप करेंगे ही। करेंगे, आप कौन कौन उसे डिसएग्री, फिर आप बाहर हो जाएंगे उस सिस्टम से। तो आपके सारे दोस्त, अब जैसे अभी व्हाट्सएप वाला हुआ था जब किस्सा पिछले साल की, व्हाट्सएप से लोग शिफ्ट करना चाहते थे टेलीग्राम या सिग्नल में, तो सबसे बड़ी उसमें दिक्कत क्या थी कि आपके जितने दोस्त हैं वो तो वो सिग्नल या टेलीग्राम में नहीं है, तो कोई शिफ्ट ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां जाके अकेले खड़े हुए क्या करोगे। तो पर्पस जो था उस चीज का, वो आपको मजबूर कर देता है एक ढंग से। और इसमें फेसबुक ने वो जो स्टोरी में एक लाइन है, मीनिंगफुल कंट्रोल, कहते हैं आपके पास मीनिंगफुल कंट्रोल है अपनी डेटा का। अब ये मीनिंगफुल जो फ्रेज है वो अपने आप में आप लड़ लीजिए इस पे कि कोर्ट में कि क्या है मीनिंगफुल कंट्रोल। टोटल कंट्रोल तो नहीं कहा उसने, बोल दिया कि आपका, तो अब आपने एक फोटो डाली है तो वो आपको लग रहा है आपने अपने पेज पे डाली है, लेकिन वो
फेसबुक की प्रॉपर्टी हो गई और वो कभी इस्तेमाल करी जा सकती है, हो सकता है ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां आपको नुकसान दे दे वो, और इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था। और फेसबुक ने आपको मजबूर नहीं किया एट वन लेवल, बट किसी और फ्यूचर डेट पे आपको उससे नुकसान हो सकता है। तो ये है तो बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है। और ये जो कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हुआ है, इसने जो कंपटीशन पॉलिसी है उसको काफी बुरे कॉन्टेक्स्ट में दिखाया है। क्योंकि टिपिकली हम लोग ये सोचते थे कि कंपटीशन जो है इस ढंग से होता है कि कंपटीशन इस ढंग से मारा जाता है कि एक बड़ी कंपनी ने ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें हजम कर ली और फिर प्राइसेस बढ़ा दी, ओलिगोपोली के मॉडल पे आ गया, मोनोपोली के मॉडल पे आ मोनोपोली गया। बना ली, प्राइसिंग ये। लेकिन यहाँ पे तो प्राइसिंग जीरो है, यहाँ तो बिल्कुल अलग, क्योंकि डेटा पे बेस्ड है। यहाँ प्राइसिंग जीरो है, यहाँ पे तो आपको वो घात दे रहा है जिसकी प्राइसिंग टोटल जीरो है। वो तो सस्ते में दे रहा है शुरुआत में, फिर कह रहा है आप डेटा जनरेट करिए 2 साल और फिर उस डेटा को मैं बेच दूंगा 50 कंपनियों को और मेरा पैसा वहां से निकल आएगा, 10 गुना निकल आएगा। तो कंपटीशन पॉलिसीज इन अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज, चाइना, यूके, यूएस, हर जगह, इंडिया में भी जो जियो वाला पूरा सिस्टम हुआ था उसमें भी यही सवाल पूछा गया था। बहुत लोगों ने सवाल पूछा कि जब वो सस्ते पे दे रहा है तो इनिशियली तो आपको लग रहा है कि सब कुछ सस्ता है, जीरो है, राइट, लेकिन उससे क्या नुकसान होगा? अब नुकसान आज हम देख रहे हैं टेलीकॉम सेक्टर में क्या हो रहा है कि अब गवर्नमेंट को वापस जाके लेना पड़ रहा है टेलीकॉम सेक्टर। 4 कंपनीज के मालिक हो गई गवर्नमेंट खुद, राइट। और अब उसको बचाने का सिर्फ एक ही ढंग है कि उसमें प्राइसेस बढ़ाई जाए कस के, नहीं तो किसी की कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आने वाली है। तो कंपटीशन पॉलिसी जो है इसको ढंग से हैंडल नहीं कर पाई है। मैसिव लॉसूट्स हो रहे हैं इस ढंग से। यूके में हुआ है, एक ऐसे ही यूएस में चल रहा है फेसबुक के अगेंस्ट, और औरों के साथ भी हुआ है। गूगल यूएस वाला तो शायद हार गए ये लोग, एक दिन पहले शायद उसका रिजल्ट आया। हाँ, मतलब उसमें ये कहा है उन्होंने, कुछ ट्रिम करा है उसे, लेकिन वो इट स्टैंड्स एंड कोर्ट द केस विल गो ऑन। गूगल के साथ हुआ था कि गूगल जब सर्च करता है तो अपने ही लिंक्ड प्लेटफॉर्म्स ज्यादा थ्रो करता है, कंपीटिंग प्लेटफॉर्म्स को नहीं थ्रो करता है। तो हमें पता नहीं चलता है एज कंज्यूमर्स, लेकिन कहाँ इससे नुकसान हो रहा है हमें, वो बहुत थोड़ा टाइम के लैग के साथ आता है और सामने नहीं दिखता है। बट हाँ, आने वाले समय में हम देखेंगे कि ये भी एक तरह की इनइक्वालिटी है कि डेटा जो डिजिटल डिवाइड कही जाती है, कुछ लोग तो समझते हैं, बहुत ही छोटी माइनॉरिटी है जो समझती है कि डेटा और डिजिटल वर्ल्ड की नुआंसेस क्या हैं। ज्यादातर लोग बिल्कुल अनभिज्ञ हैं इससे, ऐसे ही चल रहा है। और इससे बाद में जब परेशानियां शुरू होंगी तो वो आएगा वापस गवर्नमेंट के पास कि आपने क्यों नहीं रोका। तो वो पूरा घटना चक्र हम सामने देख रहे हैं इसका। और ये जो इस पूरे डेटा डोमिनेंस की बात हो रही है, इसमें क्लासिकल एग्जांपल अमेज़न का भी है। उन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने किस तरह से वेंडर से लेकर, वेंडर थे वो, और फिर वो मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी उन्होंने। अमेज़न बेसिक्स जो उनकी पूरी चेन है, जिसपे सवाल उठते हैं कि आप भाई बना कैसे सकते हैं, यू आर एक्चुअली अ वेंडर। तो अब आप निर्माण शुरू कर रहे हैं, उसी सबसे अच्छे बिकने वाले प्रोडक्ट्स पे अपनी चिप्पी ला के बेच रहे हो आप। तो गूगल, अमेज़न और फेसबुक विच इज नाउ मेटा, तो इन पर सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं कि ये डेटा को लेकर मैनिपुलेशन के गेम खेलते हैं इन फेवर ऑफ देयर बिजनेस। तो ये बहुत बड़ा गेम है। जियो वाली बात आपने भी सही याद दिलाई थी। जियो में जब सब कुछ फ्री मिल रहा था शुरुआत में, बस आपको भाई आधार कार्ड और अपना अंगूठा लेकर पहुंचना था, आपको सब फ्री मिल रहा था। देन इट केम कि भाई आपके पास बहुत बड़ा एक डेटाबेस इकट्ठा हो रहा है एक खास कंपनी के पास, और उसके बाद नाउ दे कैन मूव अहेड विद एनीथिंग दे वांट, लाइक। और फिर वो फेसबुक के साथ शायद उनकी एक डील थी, वो भी शायद क्या फलीभूत हुई नहीं हुई। उदित जी, अब अगली खबर पे चलते हैं। छोटी सी खबर है, रोचक है, इसलिए हमको लगा कि बातचीत करनी चाहिए। राज्यसभा एमपी हैं जॉन ब्रिटास, उन्होंने एफएम निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मत बेचिए। उन्होंने लेटर लिख के कहा है। आरोप लगाया है कि ये सरकारी कंपनी एक ऐसे निजी संगठन को दी जा रही है जिसके पास ना तो इस फील्ड का एक्सपीरियंस है, न ही मैनेजरियल
और न ही टेक्निकल एक्सपर्टाइज। और उन्होंने आईटी राज्य मंत्री जो जितेंद्र सिंह, उन्होंने को भी लिखा है कि सीईएल को जितने में बेचा जा रहा है उसकी वैल्यू उससे भी कहीं ज्यादा है। एनसीआर में इस कंपनी के पास लगभग 50 एकड़ जमीन है। मार्केट वैल्यू आज की डेट में 500 करोड़ से ज्यादा है। अगर कंपनी के एसेट ही लीज पर दिए जाएं तो सैकड़ों करोड़ निकल सकते हैं। यहाँ पर एक वो भी डिस्क्लेमर देना चाहिए कि जॉन बेटास कैरली टीवी के मालिक हैं। क्यों सीईएल को लेकर एक जब सेल लगी हुई है सरकारी किस्म की, तो उसमें सीईएल को लेकर ये गतिरोध क्यों झेलना पड़ रहा है सरकार? देखिए, मेरे ख्याल में सीईएल का जो उन्होंने डेटा दिया है बड़ा कंपेलिंग है, और उस पर अभी रिपोर्टाज होना बाकी है कि जो उन्होंने बात कही है कि 500 करोड़ का है जी, और अगर इतना साफ है कि उसको लीज देने पे भी ज्यादा आप कमा लेंगे बजाय बनस्पत इसके की बेचें सस्ते दामों पे, तो इस पे गवर्नमेंट का उस स्टोरी में भी खासतौर से कोई रिएक्शन नहीं था कि गवर्नमेंट ने क्या इसका जवाब दिया है कि हम क्यों कर रहे हैं। लेकिन एक मोटी बात यह है समझने की कि कई ऐसे एसेट्स थे जैसे सीईएल है जो बनाए गए ओवर टाइम, तब ये मान्यता थी कि गवर्नमेंट चलाएगी या गवर्नमेंट के पास कैपेबिलिटी होगी इसे करने की, आज वो नहीं है। और हो सकता है जो ये बात कह रहे हैं कि कोई मैनेजरियल या टेक्निकल कैपेबिलिटी वाला ओनर आए ले ले, अब ये आप दूसरी तरीके से तो मजबूर नहीं कर सकते किसी को कि आप आके ले लीजिए और हमें इतना पैसा भी दे दीजिए। मान लीजिए कोई डिमांड नहीं है उसके एसेट्स की, यस ऑन पेपर उसकी प्राइस होगी कुछ आपने बनाया है कि, लेकिन डिमांड एक्चुअल सेल में कहीं दिखनी चाहिए, अगर ऐसा है तो दिखनी चाहिए। तो ये चीज तो आने वाले समय में क्लियर होगी कि कितनी गलत करा गवर्नमेंट ने या कर रही है, और वो सीएजी वगैरह उसमें ऑडिट वगैरह करके चेक कर सकते हैं कि फाइनेंशियली क्या हुआ। लेकिन इसमें एक एलिमेंट इसमें ये भी है कि जो हम यूपी में भी अभी हाल फिलहाल में सुन रहे थे, नेशनल मोनेटाइजेशन जो पाइपलाइन, वो बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमने जो इतने सालों से जो रिसोर्सेज बनाए थे, जो कोर एसेट्स थे हमारे, हम उन्हें बेच देंगे, हम उससे 6 लाख करोड़ पैसा निकाल लेंगे और हम लोगों की भलाई के लिए स्पेंड करेंगे। लेकिन इसमें बात ये समझने की कि जो गवर्नमेंट के एसेट्स थे वो उस परिदेश जो पुराना पर्सपेक्टिव था उसमें ये था कि कई वंचित वर्गों को नौकरी मिलेगी, उनमें रिजर्वेशन का भी एक वो था। जब आप गवर्नमेंट की कंपनी होती थी तो उसमें फलाना परसेंट अलग अलग लोगों को रिजर्वेशन होता था। तो एक इसमें झमेला ये भी है जो स्टोरी में मेंशन नहीं है कि जब आप गवर्नमेंट धीमे धीमे जाएगी सारी अपनी ऐसे कोर एसेट्स प्राइवेट सेक्टर में डालेगी, तो वो जो जॉब्स वाला पार्ट है और रिजर्व कैटेगरीज इन पर्टिकुलर, वो जाते जाएंगे और आपको और इसमें एक तरीके से कहिए विरोध या ऐसी आवाजें आपको सुनाई देंगी जो, जैसा मैंने कहा, यूपी में कई लोगों ने ऐसा बोला कि इनका गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि सारे एसेट्स हटा दो तो रिजर्व कैटेगरी वाले जॉब्स कहाँ जाएंगे। अब डिबेट अलग है लेकिन विरोध डेफिनेटली होगा। एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे होगा, दूसरा इस एस्पेक्ट पे होगा कि इसके सोशल इम्प्लीकेशंस क्या है। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आज शुक्रवार है, शुक्रवार को ये बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि अब अगले हफ्ते सोमवार को मिला जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, ठंड बहुत है, कोविड के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो तमाम बचाव, तमाम सुरक्षा उपायों के साथ रहिए, अपना ख्याल रखिए। ललन टॉप देखते रहिएगा। थैंक यू।